Hello everyone, welcome you all in Law Vita, and this is episode 6 of answer writing series which we are doing, and we have completed 5 episodes up till now and its playlist I have provided in the description box. आज हम लोग मुस्लिम लॉ का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एंड वी कैन से ये मुस्लिम लॉ से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है हमारी इस सीरीज में. फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था दैट हु इज अ मुस्लिम और अ मोहम्मडन, और आज हमारा सेकंड क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ. मुस्लिम लॉ कहाँ से डिराइव हुआ, मुस्लिम लॉ अपना ओरिजिनेशन कहाँ से जनरेट करती है, व्हाट आर द सोर्सेज. सो बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात हो सकता है मैं इस पूरे सेशन में कई बार रिपीट करूं, बट दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड आप ये क्वेश्चंस की लिस्ट देखो, देर आर आई थिंक मोर देन 10 क्वेश्चंस, और ये सब एक ही टॉपिक से रिलेटेड है विच इज़ द सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ. इनके पूछने का तरीका अलग है, लैंग्वेज डिफरेंट है, बट क्रक्स एक ही है, सेंटर एक ही है, दैट व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ. ठीक है, तो क्वेश्चन घुमा फिरा के आए तो उससे डरने का नहीं है और आपका कंटेंट सेम ही रहेगा, बस थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन आप अपनी आंसर राइटिंग में वो आप इम्प्रॉम्प्टू कर देते हो जैसा क्वेश्चन आपके सामने आता है. तो आई एम नॉट गोना रीड ऑल दीज क्वेश्चंस, मैंने बता दिया सारे एक जैसे हैं, सब सोर्सेज ऑफ लॉ पे, मुस्लिम लॉ पे हैं, आप इन्हें पढ़ लेना. देखो बिहार में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन बिहार में रिपीट हुआ है 2018, 1977, 1986, 2011, उड़ीसा में भी कई बार आया है इन 2010, in Uttarakhand 2014, Orissa again, Bihar. Right, so now let's begin with the answer. So sources of Muslim law, there are two sources, two category of sources. एक होते हैं प्राइमरी सोर्स जो सबसे प्रोमिनेंट, सबसे मेन सोर्स होते हैं, एंड देयर आफ्टर कम्स द सेकेंडरी सोर्स. राइट, तो हम लोग शुरुआत करते हैं प्राइमरी सोर्स से. सो देर आर 5 प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ एंड देर आर 4 सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ. ठीक है, टोटल 9 हम लोग डिस्कस करेंगे, 5 हैं प्राइमरी के एंड 4 हैं सेकेंडरी के. बिगिनिंग विद द प्राइमरी, दे आर कुरान, सुन्नत, हदीस, इज्मा एंड कियास. सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट है कुरान. कुरान इस्लाम की सेंट्रल रिलीजियस टेक्स्ट बुक है. ये माना जाता है कि ये मुस्लिम लॉ की, ये इस्लाम की सबसे यूनिवर्सल अथॉरिटी है, इससे ऊपर कुछ नहीं. कुरान शब्द का मतलब है कि ये डिवाइन कम्युनिकेशन थी, और वी कैन से ये रिविलेशन थी जो कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब को कम्युनिकेट की गई थी एंजल गैब्राइल के द्वारा, एंड इसीलिए इसे फर्स्ट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ कहा जाता है. कुरान अपने करंट फॉर्म में एक होली बुक है जिसमें टोटल 114 चैप्टर्स हैं एंड अप्रॉक्सीमेट 6237 वर्सेस हैं. इसमें कुरान को कंपाइल करने में 23 ईयर्स लग गए थे, एंड इसमें जो भी चैप्टर्स हैं, द चैप्टर्स ऑफ कुरान डील्स अपॉन ऑल ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. ठीक है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी फिनोमिना है, उन सब के बारे में कुरान में जिक्र किया गया है, आइदर रिलेटेड टू मैरिज, द चाइल्डहुड, द पेरेंटेज, द डाइवोर्स, दी फ्रीडम, दी राइट्स, उन सब की बातें कुरान में की गई हैं. जब हमने बोल दिया दैट इट डील्स विद अपॉन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, तो उसमें सभी कुछ आ जाता है. ठीक है, तो आप लोग शुरुआत करेंगे कुरान के बारे में लिखने से, और ये फर्स्ट सोर्स है. ये हर, देखो कोई भी लाइन रिपीट नहीं हो रही है, इन एवरी लाइन देर इज सम और द अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट. तो इन सभी फैक्ट्स को याद रखना, और अगर आप कोट करोगे अपने आंसर में, आई एम वेरी श्योर नोबडी कैन कट योर मार्क्स. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. सेकंड प्राइमरी सोर्स है सुन्नत. सुन्नत क्या है? तो अपनी लाइफ टाइम में प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने कैसा जीवन यापन किया. ठीक है, व्हाट वॉज हिज मॉडल बिहेवियर, क्या उन्होंने कहा, क्या उन्होंने किया, या कुछ इंस्टांसेस में वो साइलेंट रह के उन्होंने किस तरह से चीज़ों पे रिएक्ट किया. ये सभी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करती हैं द प्राइमरी सोर्स ऑफ सुन्नत, और ये इस्लाम की सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स और अथॉरिटी मानी जाती है आफ्टर कुरान. यहाँ लिखा है ना, व्हाट वॉज सेड, what was done and what was upheld in the silence by prophet, it became the primary source of sunnat. और जो भी लोग सुन्नत को फॉलो करते हैं उन्हें हम सुन्नी कहते हैं. सुन्नत 3 तरह की होती है, सुन्नतुल फ़ैल, सुन्नतुल कौल एंड सुन्नतुल तकरीर. सुन्नतुल फ़ैल का मतलब है दैट व्हाट वाज द कंडक्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में क्या क्या किया और हाउ ही यूज्ड टू डू द थिंग्स. दूसरा है सुन्नतुल कौल, उन्होंने क्या क्या कहा, व्हाट वर द वर्ड्स ऑफ प्रॉफिट. एंड द थर्ड इज सुन्नतुल तकरीर, दैट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस प्रॉफिट मोहम्मद ऑप्टेड द साइलेंस, उन्होंने चुप रहकर
किस तरह से चीज़ों पे रिएक्ट किया और उनकी साइलेंस में क्या आंसर छुपा हुआ था, दैट इज़ सुन्नत उल तकरीर। इन्हें याद करने का एक ट्रिक बताती हूँ। देखो, सुन्नतुल कॉल कैसे याद रखोगे कि वर्ड्स ऑफ प्रॉफिट था, सो देयर इज वुमन कोटा, WQ, वर्ड्स कॉल, ठीक है। सिमिलरली इसको हम याद रख सकते हैं ST से, ST इज अ कम्युनिटी, राइट, तो साइलेंस तकरीर ST, ठीक है। और फिर थर्ड तो याद रहेगा, फेल इज कंडक्ट, राइट। सो ये हो गया हमारा सेकेंड प्राइमरी सोर्स, दैट इज सुन्नत। थर्ड है हदीस। सो अभी हमने सबसे पहले फर्स्ट सोर्स पढ़ा कि क्या रिवलेशन एंजल गिब्राइल ने प्रॉफिट मोहम्मद साहब को कम्युनिकेट किया। सेकंड, प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने अपने पूरे लाइफ टाइम में किस तरह से जिया, किस तरह से कुछ कहा और किस तरह से साइलेंटली अप्रूवल या डिसअप्रूवल दिया। हदीस क्या है? हदीस वो नरेशंस हैं, मतलब वो डायरेक्ट हम इसमें ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्या किया क्या नहीं किया, रादर जो उनके बाद जो भी उनके सक्सेसर्स रहे थे प्रॉफिट मोहम्मद साहब के, उन्होंने उनकी बातों को बताया। सो द नरेशंस और वी कैन सी द ट्रेडिशंस इन राइटिंग, जो बाद में वो चीज़ें लिखी गई, दैट इज़ हदीस। इसे कई बार अहदिस या हदीथ भी कहते हैं, राइट। तो शियाज जो हैं वो हदीस सोर्स में बिलीव नहीं करते हैं। और ये जो हदीस थे, मतलब नरेशंस थी कि हाउ प्रॉफिट मोहम्मद said, what Prophet Muhammad said, did or tacitly allowed, तो ये सारी चीज़ें उनके लाइफ टाइम में नहीं लिखी गई थी, रादर उनके बाद लिखी गई थी, राइट। तो अभी दो हम लोग क्लासिफिकेशन कर देते हैं हदीस में कि जब कोई भी हदीस यानी कि कोई भी नरेशन या कोई भी ट्रेडिशन किसी सिर्फ एक बंदे ने कंफर्म किया हो कि भाई हाँ ऐसा प्रॉफिट मोहम्मद साहब करते थे, तो उस हदीस को हम कहते हैं खबर अल वहीद, यानी कि ये एक वीक हदीस है क्योंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति कंफर्म कर रहा है। जबकि अगर कोई हदीस बहुत सारे डेक्लरेशन से प्रूव हो जाए, यानी कि बहुत सारे लोग उसको अप्रूव करें कि भाई हाँ ऐसा ही था, तो वो कहलाता है अ स्ट्रॉन्ग हदीस। इस तरह से हदीस तीन तरह के होते हैं, अहदिस अ मुतविर, अहदिस ए मशहूर, अहदिस ए अहद। देखो एक अच्छा आंसर लिखना है तो यू विल हैव टू लर्न देम। अहदिस ए मुतविर मतलब, मुतवतिर मतलब वो ट्रेडिशंस जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं इन द रिलीजन ऑफ इस्लाम, सभी लोग उन पर विश्वास करते हैं। अहदिस ए मशहूर मतलब, मशहूर सबसे समझ जाओ पॉपुलर, जो पॉपुलर ट्रेडिशंस हैं दे आर हदीस। एंड द थर्ड इज अहदिस ए अहद, जो कि आइसोलेटेड ट्रेडिशंस हैं, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल और कुछ कम्युनिटीज उसको फॉलो करती हैं, राइट। सो दे आर अहदिस ए अहद, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड प्राइमरी सोर्स, दैट इज हदीस। फोर्थ प्राइमरी सोर्स इज इज्मा। तो ये बात करता है कि जब किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ में या कोई नई प्रॉब्लम अगर कोई अराइज होती है, वहाँ पे हमें उस प्रॉब्लम का आंसर ना ही कुरान में मिल पा रहा है, ना ही सुन्नत से मिल पा रहा है, ना ही हदीस से मिल पा रहा है, तो वहाँ पर इस्लाम के कुछ जूरिस्ट्स होते हैं, द पर्सन्स हु नोज लॉ, वो उस मैटर पे अपनी कॉमन ओपिनियन देते हैं, कॉमन कंसेंसस देते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड इज्मा। और ये जो जूरिस्ट होते हैं इन्हें हम कहते हैं मुज्तहिद, और उनके ओपिनियन या कंसेंसस को हम कहते हैं इज्मा। तो एक बार दोबारा बताती हूँ, अगर किसी समस्या का समाधान हमें कुरान, सुन्नत या हदीस में नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पर जो इस्लाम में लॉ नोइंग पर्सन्स होते हैं या जूरिस्ट होते हैं या मुज्तहिद होते हैं, वो अपने कॉमन ओपिनियन से उस मैटर का सल्यूशन बताते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर वो सब कवर हो जाएगा, जो भी प्रॉफिट मोहम्मद साहब के फॉलोअर्स थे, उनके डिसिपल्स थे, उन्होंने क्या क्या एक्सप्लेनेशंस दी अलग अलग मैटर्स पे, क्या क्या किस तरह से उन्होंने आउट ऑफ मेनी थिंग्स इलेक्शंस किया, एलुसिडेशन किए अलग अलग कॉन्सेप्ट के, दे ऑल विल बी कवर्ड इन इज्मा बिकॉज दे वर ऑल दी लॉ नोइंग पर्सन्स और मुज्तहिद्स। देखो इज्मा के लिए तीन मेन एसेंशियल्स होते हैं, दे आर मस्ट, तभी वो एक एक ऑथेंटिक प्राइमरी सोर्स माना जाएगा। पहली चीज़, इसमें जो कंसेंसस दिया जा रहा है वो जूरिस्ट के द्वारा ही दिया जा रहा हो, जो जूरिस्ट हैं वो मुस्लिम ही होने चाहिए। एंड थर्ड, जो कंसेंसस दिया जा रहा है दैट मैटर शुड बी अ रिलीजियस मैटर ओनली, राइट। सो आई होप द फोर्थ प्राइमरी सोर्स इज ऑल्सो क्लियर। फिफ्थ और द लास्ट प्राइमरी सोर्स इज क्यास। क्यास सोर्स को इंट्रोड्यूस किया था अबू हनीफा जी ने। ये सुन्नी स्कूल के हानफी सेक्ट के फाउंडर हैं और एक बहुत ही फेमस इस्लामिक जूरिस्ट रहे हैं। सो उन्होंने इस लास्ट प्राइमरी सोर्स को इंट्रोड्यूस किया था। क्यास शब्द का मतलब शायद
आमतौर पे आपने सुना भी होगा, क्यास लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को एनालाइज करके अपनी रीजनिंग लगा के। तो क्यास का मतलब है रीजनिंग, अक्ल का इस्तेमाल करके, बाय एनालॉगी फ्रॉम द थ्री सोर्सेज, कुरान, सुन्नत, इज्मा, इन तीनों ही सोर्सेज को इस्तेमाल करके, इनके एथिक्स को, इनके प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हुए, रीजनिंग का यूज़ करके हम जब किसी मैटर में कोई सोल्यूशन डिराइव करते हैं या कुछ रूल्स डिराइव करते हैं, दैट इज कियास। सो वी वुड से कियास कोई नया रूल नहीं क्रिएट करता है, नया लॉ नहीं क्रिएट करता है, रादर ये पुराने इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है टू द न्यू सर्कमस्टांसेस। एंड वन मोर फैक्ट, कियास शियाज, हनबली एंड शाफई सेक्ट में फॉलो नहीं किया जाता है, राइट। सो दीज ऑल वर द 5 primary sources of Muslim law. I hope the things would have been clear. I've tried best कि मैं easiest language में आप लोगों को समझा पाऊँ। चलिए सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हमारे आंसर के, दैट इज दी सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। सो देयर आर 4, आई टोल्ड यू अर्लियर। कस्टम्स, जिसे उर्फ भी कहते हैं, लेजिस्लेशंस, जुडिशियल डिसीजंस एंड जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। ठीक है, तो कस्टम, तो मुस्लिम लॉ के बहुत सारे उनके प्री इस्लामिक कस्टम्स हैं, आइदर एक्सप्रेस वे में रिकॉग्नाइज्ड हैं या इम्प्लाइड वे में रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो उन्हें भी एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ ट्रीट किया जाता है। बट फॉर अ वैलिड कस्टम कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहला, वो टेरिटोरियल होना चाहिए, मतलब जहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है विद इन इट्स बाउंड्री वो कभी सस्टेन करता हो, राइट। दूसरा, वो एंशियंट होना चाहिए, इतना पुराना हो कि भाई किसी को याद भी ना हो, यानी कि वो बहुत पुराने टाइम से चलता हुआ होना चाहिए। थर्ड, उस कस्टम के पीछे एक रीजनेबिलिटी होनी चाहिए, वो जस्ट होना चाहिए, वो फेयर होना चाहिए, वो अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। एंड फोर्थ, वो किसी भी पब्लिक पॉलिसी को अपोज ना करता हो, स्पेशली इन 3 मैटर्स, एग्रीकल्चरल लैंड, टेस्टामेंट्री सक्सेशन एंड चैरिटीज अदर देन वक्फ। सो इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यू जस्ट रिमेंबर दिस, राइट। तो ये हो गया पहला सेकेंडरी सोर्स। सेकेंड इज लेजिस्लेशन, यानी कि द लॉज, द एक्ट्स, द कोड्स विच आर passed by the legislature. So हमारे इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं वो कुछ सर्टेन लेजिस्लेशन से गवर्न होती हैं और उनके मैटर सब्जेक्टेड होते हैं, जैसे कि मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913, शरियत एक्ट 1937 वेरी इंपॉर्टेंट, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स 1986, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज 2019, etc. और भी laws हैं, but I have written the most prominent ones here, right. Let's move to the third. Third is judicial precedent. So judicial precedent is the judgments or the decisions which have been upheld by the judiciary of our country. So चाहे प्रीवी काउंसिल हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया हो, इन सभी के डिसीजंस एट सर्टेन पॉइंट अगर इन द मैटर्स ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ डील किए हैं, देन दे आर important secondary source of Muslim law, as they are based on the construction of primary sources. Because अगर हम किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के किसी मैटर पे, स्पेशली फैमिली मैटर पे अगर कोई डिसीजन देती हैं कोर्ट्स, तो वो जो प्राइमरी सोर्स हैं लाइक कुरान, सुन्नत, हदीस, उनको बेस मानते हुए, उनको कंस्ट्रू करते हुए, वी कैन से इंटरप्रेट करते हुए डिसीजन फाइनलाइज किया जाता है। सो इन दैट सेंस जुडिशियल प्रीसिडेंट्स are important source of Muslim law. And the last but not the least, justice, equity and good conscience. इसको तो आप सेकेंडरी सोर्स में चाहे हिंदू लॉ का हो, मुस्लिम लॉ का, आप ऐड कर सकते हो, बिकॉज देखो अब हम जुडिशरी की बात कर रहे हैं, हम लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, तो कोई भी लॉ लेजिस्लेचर पास करे, कोई भी डिसीजन जुडिशरी दे, वो इन प्रिंसिपल्स को सेट असाइड करके तो डिसीजन या लॉ मेकिंग कर ही नहीं सकती है। सो इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस के नोशन भी इंपॉर्टेंट सोर्स हैं मुस्लिम लॉ के। वी हैव कंप्लीटेड द आंसर ऑफ सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, और फ्रॉम माई साइड आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरी इंपॉर्टेंट फेसेट रिलेटेड टू द सेम, और इससे ना आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन दी मार्किंग ऑफ द क्वेश्चन आप अकॉर्डिंगली उसको आंसर कर सकते हो। सो दिस वॉज इट। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना प्लीज़। देखो मैं बहुत सारी मेहनत कर रही हूँ और बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट लेके आ रही हूँ, बोलते ना सीधी बात, नो बकवास चल रही है यहाँ पे, और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके लिए जो यूज़फुल है वही लाया जा रहा है। आई एम श्योर आपको खुद रियलाइज़ हो रहा होगा दैट
जितने भी मिनट का ये सेशन है, इट वुडंट हैव वेस्टेड अ सिंगल मिनट ऑफ योर्स, राइट. बाकी तो आप लोग मुझे बताएं आप लोगों के सजेशंस या ऑल्टरेशंस और चेंजेस जो भी रिक्वायर्ड हैं. सो I'll take them into consideration for the further episodes. So for now, till then, thank you so much for watching. Have a good day. Bye bye.